हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे 16 मार्च के एडिटोरियल की, इनएक्शन एंड इंटरवेंशन। इस एडिटोरियल को आप देख सकते हैं कल वाले न्यूज़पेपर में 15 मार्च के एडिटोरियल जो सेक्शन आता है वहाँ पे आपको ये मिलेगा। इनएक्शन एंड इंटरवेंशन होता क्या है? सबसे पहली बात तो एक यहाँ पे मुख्य ग्रामर की कॉन्सेप्ट लागू होती है, वो ये है कि एंड अपने दोनों साइड में सेम चीज़ों को जोड़ता है। एंड कंबाइंड्स सिमिलर थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ इनएक्शन और इंटरवेंशन दोनों ही नाउन हैं। कहीं कहीं पर नाउन को पहचानने का ये भी एक तरीका काम आ जाता है कि सफिक्स देखकर भी आप पता लगा सकते हो कि दिया गया शब्द नाउन है कि नहीं। तो यहाँ TION दे रखा है लास्ट में, तो ये नाउन है। इनएक्शन इंटरवेंशन का मतलब हो गया निष्क्रियता और हस्तक्षेप। इंटरवेंशन किससे बनता है? इंटरवीन से। किससे बनता है? इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, तो ये हस्तक्षेप है। और इनएक्शन एक्शन का उल्टा है। एक्शन मतलब कोई काम, इन एक्शन है तो निष्क्रियता, कोई भी काम नहीं करना। तो निष्क्रियता और हस्तक्षेप इस टाइटल का नाम है। ये समलैंगिक विवाह के बारे में एडिटोरियल है, जो कोर्ट का डिसीजन है उसके बारे में एडिटोरियल है। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस चीज़ को लेकर? रेफर करने को लेकर। रेफर का मतलब यहाँ भेजना है, रेफर के साथ में टू लगता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, देखो बहुत बार आपने मेरे साथ एडिटोरियल्स जो पढ़े हैं उनमें बहुत बार आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टर्म सुना होगा। इसका मतलब होता है एक ऐसी बेंच, एक सुप्रीम कोर्ट की ऐसी पीठ जिसमें कम से कम 5 जजेस तो हों ही, ठीक है। भाई वैसे तो बेंच में 3 भी जज हो सकते हैं ना, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कम से कम अगर 5 हैं जजेस तो उसे एक नाम दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। इसे संविधान पीठ कहा जाता है हिंदी में। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है, क्या निर्णय? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजने का निर्णय। क्या भेजा है इन्होंने? एक इश्यू। इश्यू क्या है? ग्रांटिंग। ग्रांट का मतलब स्वीकार करना, ग्रांट का मतलब प्रदान करना। तो यहां तो इसका मतलब है प्रोवाइड, भी जो आपने मांगा था वो प्रदान करना। लीगल रिकग्निशन, लीगल न्यायिक कानूनी, रिकग्निशन मान्यता किसको? सेम सेक्स मैरिजेज मतलब समलैंगिक विवाह को। कैन बी सीन, इसे देखा जा सकता है। ये कैन बी सीन जो है वो डिसीजन की वर्ब है। किस रूप में? एन इंपॉर्टेंट स्टेप, एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में। कदम किस ओर है? कदम है जेंडर इक्वेलिटी को इंश्योर करने का, ठीक है। तो यहां देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, इसकी वर्ब क्या है? इसकी वर्ब है कैन बी सीन। इस निर्णय को देखा जा सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव है। अब आप जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको बता दूं मैं कि आप जब भी कोई स्ट्रक्चर सीखते हो, व्हेनेवर you learn a structure, then what you have to do, you have to make multiple sentences on that particular structure so that you may have a great command over that particular structure। तो यहाँ पे आप सीखें कि पैसिव वॉइस आपको बनाना है। पैसिव वॉइस कैन से बनाया तो मॉडल से बनाओगे तो बी लगेगा, उसमें ये पता होना चाहिए। कैन बी सीन इसने पैसिव बना दिया है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे और स्ट्रक्चर बना सकते हो। इंग्लिश कैन बी लर्नड, है ना। आप ये कहो कि अ लेटर कैन बी रिटन, है ना। ही कैन बी अप्रोच्ड, मनी कैन बी अर्नड। ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ये क्लियर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को देखा जा सकता है किस रूप में कि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, स्टेप नाउन है। किस तरफ स्टेप है? टुवर्ड्स है, वो प्रेपोजिशन है। इंश्योर करने को लेकर, और चूंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये प्रेपोजिशन है तो एक बात समझ लीजिए कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद में जब क्रिया लगती है वो ING लगती है। इंश्योर करने को लेकर, इंश्योर क्या करना है? जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक समानता। डेस्पाइट, डेस्पाइट भी एक प्रेपोजिशन है। अब आप में से कुछ सोचेंगे कि सर यहाँ प्रेपोजिशन है तो ING क्यों नहीं है? तो भाई ये वाला जो एप्रहेंशन है ये खुद नाउन है, ये वर्ब नहीं है। वर्ब को नाउन बनाने के लिए ING लगाया जाता है प्रेपोजिशन के बाद, तो ये तो खुद ही नाउन है। एप्रीहेंशन क्या होता है? एप्रीहेंशन का मतलब है ड्रेड, या फिर इसे कहेंगे एंजाइटी, या फिर इसे कहेंगे वरी, चिंता या डर। इस डर के बावजूद, इस चिंता के बावजूद, दैट इट इज एनक्रोचिंग ऑन। एनक्रोच का मतलब होता है इन्फ्रिंज करना, इंट्रूड करना, ट्रेसपास करना। एक प्रकार से आप दूसरे के इलाके में घुसते हो, एक प्रकार से दूसरों के अधिकारों पर आप अधिकार करते हो, ठीक है। अतिक्रमण करना कहला सकता है। एनक्रोच में ऑन लगता है कि ये एनक्रोच कर रहा है लेजिस्लेटिव डोमेन। डोमेन का मतलब क्षेत्र होता है, एरिया होता है। लेजिस्लेटिव विधायिका को बोलते हैं, ठीक है। तो विधायिका वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें ये इंटरफेयर कर रहा है, उसमें अतिक्रमण कर रहा है।
अब मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐसी थी जो की पॉइंट्स बन सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सब्जेक्ट वर्ब देख लीजिए, डिसीजन की वर्ब कैन बी सीन है, पैसिव है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। एक इट की वर्ब है वो इज है, और इज एनक्रोचिंग है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है। ग्रांट का प्रोवाइड करना है, स्वीकार करना भी होता है ग्रांट। रेफर के साथ में टू लगता है। डेस्पाइट प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बावजूद। डेस्पाइट के साथ आप ऑव नहीं लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात होती है जो काफ़ी बार मैंने पिछले सेशंस में भी बताया है। डेस्पाइट के साथ में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर डेस्पाइट बिकॉज डेस्पाइट इज इटसेल्फ अ प्रेपोजिशन। ठीक है। इन स्पाइट जो है इसके साथ में हम क्या लगाते हैं, ऑव लगाते हैं। इन स्पाइट में ऑव लगाएंगे, डेस्पाइट में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। एप्रहेंशन का मतलब डर है, भय है, चिंता है। इट की वर्ब बताई दी मैंने। एनक्रोच में ऑन लगेगा। लेजिस्लेटिव विधायिका को बोलते हैं। जो सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, उन तीनों से पहले द लगता है। आप जुडिशरी कहीं भी देखेंगे न्यायपालिका, वहाँ आपको द मिलेगा। आप विधायिका देखेंगे कहीं भी लेजिस्लेटिव, वहाँ आपको द मिलेगा। आप कहीं पर भी एग्जीक्यूटिव देखेंगे, कार्यपालिका देखेंगे, वहाँ पर भी आपको द मिलेगा। आगे बढ़ें। पिटिशनर्स बिफोर द कोर्ट। पिटिशनर कौन होते हैं, याचिका दायर करने वाले, पिटीशन दायर करने वाले। तो कोर्ट के समक्ष जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने याचिका लगा रखी है, वो व्यू करते हैं, वो देखते हैं, विचार, कौन सा आइडिया, गिविंग ऑफ लीगल स्टेटस, कि कानूनी स्टेटस प्रदान कर दिया जाए किसको, विवाह को, किन के बीच, उन लोगों के बीच जो कि सेम सेक्स के हैं, जो कि समलैंगिक विवाह की बात कर रहा है ना। और इसको किस रूप में देखते हैं, तो व्यू के साथ में एज लगा हुआ है। अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, कि ये एक स्वाभाविक दुष्परिणाम है। कॉन्सिक्वेंस वैसे परिणाम होता है और नेगेटिव वे में यूज करते हैं जनरली। किसका, 2018 का जो जजमेंट आया था, डीक्रिमिनलाइज। देखो क्रिमिनलाइज का मतलब है आपराधिक करार देना, डी लगा दिया, डीई, इसका मतलब अपराध की श्रेणी से बाहर निकालना। होमसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, याद रखिए कि जहां भी होमो शब्द आ जाएगा इसका मतलब है समान, तो समलैंगिक। एक होता है हेटेरोसेक्सुअलिटी, वो होता है अलग अलग जेंडर के बीच। ठीक है, तो होमोसेक्सुअलिटी समलैंगिकता। एक बार फिर समझिए, जो पिटिशनर्स हैं, जो याचिका करता है कोर्ट के समक्ष, बिफोर का मतलब यहां समक्ष है, प्रेपोजिशन है ये, वो जो विचार है, कौन सा विचार, इस चीज का विचार। देखो विचार के बारे में बताया है कि ये इसका विचार है, तो ये डेफिनेट हो गया तो द का प्रयोग कर दिया। ओ प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। तो क्या विचार की भी लीगल स्टेटस प्रदान कर दिया जाए, किसको, समलैंगिक विवाह के लिए, भी वो विवाह जो उन लोगों के बीच होते हैं जो सेम सेक्स के होते हैं। बिलोंग के साथ में क्या लगता है, टू लगता है। ठीक है, उसको वो देखते हैं किस रूप में, कि एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, कि ये परिणाम किसका है, ये दुष्परिणाम किसका है। याचिकाकर्ता जो कह रहे हैं कि हमें होमोसेक्सुअलिटी बर्दाश्त नहीं है, हम समलैंगिक विवाह का विरोध करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये इस कारण से ऐसा हुआ है क्योंकि 2018 में कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में समलैंगिकता को तुमने क्या कर दिया था, वैध करार दे दिया था। तुमने कहा था कि ये अपराध नहीं है, इसी का अगला स्टेप है कि तुमने इनको विवाह की मंजूरी भी दे दी है। ठीक है, आगे चले। अगला स्लाइड देखिए क्या बताता है आपको। आगे कह रहा है द गवर्नमेंट, जो सरकार है, हाउएवर, हालांकि। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, फिर भी, विरोधाभासी शब्द है। ये क्या करता है, कंटेंट करता है। कंटेंट का मतलब होता है क्लेम करना, या फिर इसे कहेंगे एवर करना, दावा करना होता है। तो गवर्नमेंट हालांकि दावा करती है कि, दैट कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन है तो यहां से स्टार्ट हो गया, और देयर से जब स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब होता है क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले होना। रिपीट कर देता हूं, whenever you see there at the start of a sentence, then we have to follow inversion, means verb is placed before the given subject। तो यहाँ पे there से start हुआ तो inversion है, verb जो है ये अपने subject से पहले आ रही है, no need जो है इससे पहले है। no है वो determiner है। no और not में difference यही होता है कि no determiner होता है, not है adverb of negation होता है, वो adverb के रूप में काम में लिया जाता है। तो कह रहा है कि सरकार हालांकि दावा करती है कि इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, डिपार्ट फ्रॉम, कि तुम इससे मत हटो। किससे, हेटेरोनॉर्मेटिव। हेटेरो जहां लगता है उसका मतलब विजातीय है, समान नहीं है। नॉर्मेटिव का मतलब इसी को तुम नॉर्मल मानते हो,
कि भी विपरीत लिंगी जो लोग हैं उन्हीं का विवाह होना चाहिए, महिला का विवाह पुरुष से ही होना चाहिए, महिला महिला का विवाह और पुरुष पुरुष का विवाह नहीं होना चाहिए, यही नॉर्मल है, इससे अलग हटने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है विवाह को लेकर, उससे अलग हटने की आवश्यकता नहीं है। तो गवर्नमेंट हालांकि दावा करती है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर तुम ये मानते हो कि विपरीत लिंगी लोग ही विवाह करते हैं तो तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है इसको बरकरार रखो, उससे डिपार्ट करने की, उससे दूर हटने की जरूरत नहीं है। डिपार्ट जहां से भी होते हो आप, उसके लिए फ्रॉम लगता है, ठीक है। आगे आइए, एंड इवन इफ, और इवन इफ मतलब चाहे, देयर ought टू बी सच अ चेंज, और यदि मान लो कि ऐसा चेंज होना भी चाहिए, ought टू का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, और देयर से स्टार्ट कर रखा है तो फिर से इन्वर्जन मानो, क्योंकि यहां तक तो क्या कंजंक्शन लग रखा है ये। अब देयर से स्टार्ट है तो ought टू किसकी वर्ब है, इस चेंज की, चेंज ought टू बी, है ना, ये मतलब है। सच अ चेंज मतलब ऐसा बदलाव, और सच के बारे में बता दूं आपको कि सच के बाद जो नाउन आती है ना, उससे पहले हम ए या एन लगाते हैं, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल है, अगर वो गिनने योग्य है और एक वचन है तो। अगर प्लूरल है तो बहुत ही बढ़िया है, सीधा आप चेंजेस कर सकते थे, सच चेंजेस, लेकिन चेंजेस नहीं हो कि चेंज है तो उससे पहले ए लगाया हुआ है। और कह रहा है कि अगर मान लो ऐसा बदलाव होना भी चाहिए तो ये बदलाव मस्ट है, जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए। तो ये बदलाव कहां से आना चाहिए, ये बदलाव आना चाहिए लेजिस्लेचर से, जो विधानमंडल है वो ये बदलाव करेगा। और कह रहा है कि मान लो कि तुम ये बदलाव चाहते भी हो, तुम डिपार्ट होते भी हो, इस अंडरस्टैंडिंग को ही तुम चेंज करना चाहते हो, ये हेटेरोनॉर्मेटिव जो सिस्टम है कि विपरीत लिंगी लोगों का विवाह होना चाहिए, इसको चेंज करना भी मान लो चाहिए अगर, तो ये बदलाव कहां से आए, ये लेजिस्लेचर से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मस्ट है ना, वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है, जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए, इसके लिए आता है। द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज, अब प्रश्न है कोर्ट के समक्ष, प्रश्न की वर्ब है इज, और प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, देखो वेदर लग रहा है, इसका मतलब दो ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न ये है कि क्या इट शुड इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, अभिप्राय बताना, मीनिंग बताना, कि क्या ये मीनिंग बताए, इंटरप्रेट करे प्रोविजंस को, प्रोविजंस का मतलब प्रावधान, जो भी नियम वगैरह हैं, किसके, जो विवाह संबंधी कानून भारत के अंदर है, स्पेशली द स्पेशल मैरिज एक्ट, और विशेष करके कौन सा कानून की बात कर रहा है, जो विशेष विवाह अधिनियम है उसकी बात कर रहे हैं, 1954 में बना था, एज परमिटिंग, और किस रूप में इंटरप्रेट करें, इस रूप में करे कि ये परमिट कर रहा है मैरिटल यूनियंस को, मैरिटल यूनियंस वैवाहिक, मैरिटल मतलब वैवाहिक, यूनियंस मतलब जोड़े, बिटवीन सेम सेक्स कपल्स मतलब समान लिंगी, समान जो कह सकते हो होमोसेक्सुअलिटीज को बोल रहे हैं हम, उसकी बात कर रहे हैं, समलैंगिक। तो प्रश्न है कोर्ट के सामने वेदर, मैंने कहा था कि वेदर दो ऑप्शंस को लेकर आता है, यहां तो खैर नहीं है ऐसा, लेकिन हमेशा याद रखना है आपको कि जब आप नरेशन पढ़ते हो ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ते हो, तो उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, प्रश्नवाचक वाक्यों में, कंजंक्शन के रूप में हम या तो इफ लगाते हैं या वेदर, कब, जब प्रश्नवाचक वाक्य हो। नरेशन जब आप पढ़ोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ोगे, तो आपको बताया जाता है कि कंजंक्शन इफ या वेदर लगता है, ठीक है, अब प्रश्नवाचक वाक्य होने पर, लेकिन जब सेंटेंस में और आ जाता है तो वहां पे हमेशा वेदर ही लगता है, फिर वहां पे इफ की कोई जगह नहीं है। अगर और नहीं आता है, जैसे इस वाक्य में और नहीं आया, तब चाहो तो यहाँ पे इफ लगा दो, चाहो तो वेदर लगा दो, दोनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रश्न क्या है कोर्ट के सामने, कोर्ट के सामने प्रश्न ये है कि भी क्या कोर्ट यहाँ पे ये समझाए, कोर्ट इसकी व्याख्या करे, जो मैरिज लॉज हैं भारत के अंदर, विशेष करके स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, उसकी व्याख्या करे, किस रूप में, कि भाई ये कानून जो है ना, उन कानूनों के अंदर हम समलैंगिक विवाह को भी अनुमति प्रदान करते हैं, क्या ये बताए इस चीज को, ये प्रश्न है कोर्ट के सामने। अच्छा, एक काम की बात है कि जब भी आप एक्ट की बात करोगे, जब भी अधिनियम की बात करोगे, उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, द का प्रयोग। तो ये आर्टिकल के संदर्भ में इंपॉर्टेंट बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है द एक्ट अलाउज। अब एक्ट कौन सा है, वही 1954 वाला एक्ट है। तो ये जो अधिनियम है ये यहाँ अलाउ करता है किस चीज को, सोलेमनाइजेशन। देखो, सोलेमनाइजेशन का मतलब होता है परफॉर्मिंग ऑफ रिचुअल्स, ठीक है, इसका मतलब है परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग व्हाट, परफॉर्मिंग सेरेमनी, यूं कहते हो,
तो वैवाहिक जो सेरेमनी होती है ना उसको परफॉर्म करना सॉलेमनाइजेशन कहलाता है। तो ये जो अधिनियम है ये बताता है कि आप मैरिज को कंडक्ट करवा सकते हो, शादी करवा सकते हो, किन की, उन दो लोगों की, एंड इज यूज्ड बाय दोज, और ये एक्ट जो है इसी की वर्ब इज यूज्ड है, इज के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बाय दोज उन लोगों के द्वारा हु आर अनेबल टू रजिस्टर देयर मैरिजेस, जो कि अपने विवाह को पंजीकृत नहीं करवा पाते हैं अपने अपने पर्सनल लॉज के अनुसार। उनका जो व्यक्तिगत कानून है, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, मतलब अलग अलग जो कानून है वो अपने रेस्पेक्टिव का मतलब जो जिससे संबंधित है वो, उसके तहत अगर वो कानून रजिस्टर नहीं करवा पाते हैं तो उसको इसका मतलब सहारा लेना पड़ता है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है उसका सहारा लेना पड़ता है। एक्ट की वर्ब है अलाउज, हु है वो दोज के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है आर। ठीक है, तो कह रहा है कि अधिनियम जो है वो यहाँ पे उस विवाह को मंजूरी देता है, उस विवाह को परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है दो लोगों के बीच, और इस अधिनियम का इस्तेमाल होता है उन लोगों के द्वारा जो कि अपने पर्सनल लॉज के अंतर्गत अपने विवाह को पंजीकृत नहीं करवा पाते हैं, अनेबल रहते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड, अब केंद्र सरकार ने तर्क दिया है दैट की द डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंशुअल रिलेशंस, कंसेंशुअल का मतलब होता है बेस्ड ऑन अग्रीमेंट, बेस्ड ऑन अग्रीमेंट, सहमति पर आधारित है ना, अकॉर्डेंट कह सकते हैं, अकॉर्डेंट, सहमति पर आधारित। तो कह रहा है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट ने तर्क दिया है कि दैट कंजंक्शन है। तर्क क्या दिया है? तर्क ये दिया है कि आपसी सहमति के आधार पर जो रिश्ते हैं उसको डीक्रिमिनलाइज करने का जो प्रोसेस है, उसको तुम अपराध की श्रेणी से जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है, रिलेशन किसके बीच में? युवाओं के बीच, एडल्ट्स के बीच। और एडल्ट्स कौन से? जो समलैंगिक हो। इस डीक्रिमिनलाइजेशन ने जो अपराध की श्रेणी से तुमने बाहर निकाल दिया है इसको, इसने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। किसको? स्टिग्मा को। स्टिग्मा क्या होता है? ब्लॉट, मतलब कलंक, है ना। स्पॉट कह सकते हो, स्टिग्मा कह सकते हो, स्टेन कह सकते हो, दाग कह सकते हो, धब्बा कह सकते हो। तो उस धब्बे को हटा दिया है। वो धब्बा जो जुड़ा हुआ था, जो अटैच्ड था, किससे? समलैंगिकता से। बट हैज नॉट कन्फर्म्ड द राइट ऑफ मैरिज, लेकिन इसने क्या नहीं किया है? इस डीक्रिमिनलाइजेशन ने कन्फर नहीं किया है। कन्फर का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड करना। प्रोवाइड नहीं किया है किसको? मैरिज के अधिकार को। ठीक है, इसने अधिकार नहीं दिया है वो। फिर समझिए, यूनियन गवर्नमेंट ने एक तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है? यूनियन गवर्नमेंट की वर्ब हो गई हैज आर्ग्यूड, दैट हो गया कंजंक्शन, कि जो तुमने आपसी सहमति के आधार पर समलैंगिक विवाह को जो मंजूरी दी है, उस डीक्रिमिनलाइजेशन ने, ठीक है, धब्बा तो हटा दिया, समलैंगिकता को लेकर जो एक कलंक लग रखा था वो तो हटा दिया, लेकिन इसने मैरिज के अधिकार को कन्फर नहीं किया है, इसने विवाह का अधिकार नहीं दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अटैच्ड में टू लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। इससे आगे देखें तो कह रहा है कि एंड दैट द स्टेट इज एंटाइटल्ड टू। देखो, एंटाइटल्ड टू का मतलब है ऑथोराइज्ड। एंटाइटल्ड जो है, अब देखो इसी रूप में पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। Whenever you see entitled anywhere, then you have to replace it with authorized, अधिकृत, अधिकार होना। entitled में क्या preposition लगता है? to। तो कह रहा है कि and that the state is entitled to limit its recognition to marriages involving heterosexual couples। और कह रहा है कि ये बात, क्या बात? कि जो राज्य है वो हकदार है किस चीज का? कि वो इस विवाह की जो मान्यता होती है ना उसको लिमिट कर सकता है। कहां तक? इन्वॉल्विंग हेटेरोसेक्सुअल कपल्स, कि केवल विवाह की मान्यता उन्हीं को दे सकता है जो विपरीत लिंगी कपल्स हैं, जो अलग अलग महिला पुरुष के विवाह को ही मंजूरी दे सकता है। ठीक है, स्टेट की वर्ब क्या है? इज है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बायस होना, प्रेजुडिस होना, है ना, मतलब पक्षपात। पक्षपात को बोलते हैं क्या? डिस्क्रिमिनेशन। तो कह रहा है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो, नो आ गया, फिर से डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का एक फीचर याद रखिए, डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ ही लगता है। नाउन नहीं होता है तो डिटर्मिनर भी सेंटेंस में आपको नहीं मिलता है। तो इस बात में कोई भेदभाव नहीं है। इट क्लेम्स, इसका दावा है। ठीक है, इसका दावा है कि इस बात में कोई भेदभाव नहीं है। किस में भेदभाव नहीं है? इन कीपिंग सेम सेक्स कपल्स आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मैरिज, कि जो समान लिंगी कपल्स हैं
उनको मैरिज की डेफिनेशन से बाहर रखने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है कि आप समान लिंग वाले कपल्स को मैरिज की डेफिनेशन से बाहर रखेंगे। ये इसका दावा है, सरकार का दावा है। मतलब आगे देखिए, फिर कह रहा है इन टर्म्स ऑफ द इक्वालिटी नॉर्म। अब अगर क्या कहें, इक्वालिटी की अगर कसौटी की बात करें, मतलब समानता की अगर आप बात करते हो, इन टर्म्स ऑफ का मतलब इस प्रसंग में अगर बात करते हो, तो सेंट्रल क्वेश्चन जो मुख्य प्रश्न है वो क्या है? वो प्रश्न ये है, क्या? नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो प्रश्न ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक एक चीज़ को अलग अलग करके बताया जा सकता है ना। जैसे इन है वो प्रेपोजिशन है, टर्म्स है वो नाउन है, ओवर प्रेपोजिशन है, दैट डिटर्मिनर है, इक्वालिटी नाउन है, नॉर्म भी नाउन है, इक्वालिटी नॉर्म है वो कंपाउंड नाउन है, दैट डिटर्मिनर है, सेंट्रल एडजेक्टिव है, क्वेश्चन नाउन है, इज वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है, कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव है। ठीक है, ऐसे भी बताया जा सकता है हर एक चीज़ को अलग अलग करके। ये धीरे 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 जैसे आप बढ़ोगे, ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट लर्निंग दीज थिंग्स एज वेल। बस आपको इतना सा करना है कि वेन एवर यू सी अ न्यू थिंग while reading or going through the article, you just note it down, you just take it down and memorize all those things whatever you learned in the previous session. That is how you can improve or enhance your vocabulary, your concepts. अच्छा कमांड आपका हासिल हो जाएगा इस पर। It can be recognized, इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रिकग्नाइज किया जा सकता है। पैसिव आ गया, फिर से देखो मॉडल के साथ पैसिव बनाने का तरीका क्या होता है, बी लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो इस चीज़ को रिकग्नाइज किया जा सकता है, इस चीज को मान्यता दी जा सकती है। दैट नो सिविल राइट, किस चीज को, कि कोई भी नागरिक अधिकार अवेलेबल नहीं है किसके लिए, टू मैरिड हेटेरोसेक्सुअल कपल्स और टू बी डिनाइड टू दोज हु बिलोंग टू द सेम जेंडर। इट कैन बी रिकग्नाइज्ड, इस बात को रिकग्नाइज किया जा सकता है, इस बात को पहचाना जा सकता है कि कोई भी सिविल राइट अवेलेबल नहीं है किनको, मैरिड हेटेरोसेक्सुअल कपल्स, और टू बी डिनाइड, कि जो विवाहित हेटेरोसेक्सुअल कपल्स हैं, जो विवाहित विपरीत लिंगी जोड़े हैं, और टू बी डिनाइड, उनको की कहें कि भाई इनकार कर देना चाहिए, टू दोज, किन के लिए, उनके लिए जो कि सेम जेंडर के हैं, जो सेम जेंडर से संबंध रखते हैं, बिलोंग के साथ क्या बताया था, टू। फिर समझ लो इट की वर्ब है वो कैन बी रिकग्नाइज्ड है, इस बात को रिकग्नाइज किया जा सकता है कि नो सिविल राइट, कौन सा सिविल राइट, कोई भी नागरिक अधिकार, कौन सा नागरिक अधिकार जो अवेलेबल है किसके लिए, मैरिड हेटेरोसेक्सुअल कपल्स के लिए। भाई ठीक है, जो विपरीत लिंगी कपल्स हैं, महिला पुरुष का विवाह हुआ है, उनको जो नागरिक अधिकार दे रखे हैं, वो नागरिक अधिकार आप मना नहीं कर सकते, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता, किन के लिए, उन लोगों के लिए जो समान जेंडर वाले हैं। ठीक है, द इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, इंसिडेंटल घटनात्मक एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, कम्युनल, प्रोपोर्शनल, है ना, इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज बताया था, ये रिपरकशन, आउटकम, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं, लिख लीजिए। रिपरकशन, रिपरकशन, या फिर आउटकम कह सकते हैं, या फिर आप इसे कोरोलरी कह सकते हैं, आप इसको मतलब रिजल्ट कह दीजिए, है ना। ये होता है सब परिणाम, और जनरली नेगेटिव होती है इसकी टोन। कॉन्सिक्वेंसेस की टोन कैसी है, नेगेटिव है। जो घटनात्मक परिणाम है किसके, ऑन इश्यूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड सक्सेशन, कि मान लो संपत्ति का विवाद आ जाता है या बात आ जाती है उत्तराधिकारी की, ठीक है, तो मे नॉट पोज, भाई अब एक्चुअल में आपने समान लिंग में विवाह किया है तो फिर उत्तराधिकारी कौन होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है फिर। तो फिर ऐसे जो चीजें हैं ना, वो हो सकता है कि मतलब ऐसी डिफिकल्टीज तो क्रिएट नहीं करेंगे जिसको कि आप पार नहीं कर सकते हो। इनसरमाउंटेबल, सरमाउंटेबल का अपोजिट है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। सरमाउंटेबल का मतलब होता है कनकरेबल, जिसको जीता जा सके, जिसको ओवरकम किया जा सके। इन लगा दिया, इसका मतलब जिसको जीत नहीं सकते हो, जिसको काबू नहीं कर सकते हो, जिसको पार नहीं कर सकते हो। डिफिकल्टीज, मुश्किलें हैं। पोज का मतलब क्या है, लिख लो। पोज का मतलब होता है कोज, कारण बनना, ठीक है। तो कह रहा है कि जो घटनात्मक परिणाम है किस चीज़ के, सक्सेशन या प्रॉपर्टी वाले जो मुद्दे होंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है कि ऐसी डिफिकल्टीज पैदा ना करे जो डिफिकल्टीज इनसरमाउंटेबल हो, जो कि पार ही नहीं कर सकते हो आप। लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में द सेंटर्स अदर आर्ग्यूमेंट, केंद्र सरकार का एक और आर्ग्यूमेंट है।
इन्वोकिंग रिलीजियस नॉर्म्स एंड कल्चरल वैल्यूज। इन्वोक का मतलब होता है रेफर, अड्यूस, लिख लीजिए। इन्वोक का मतलब होता है रेफर या मेंशन, जिक्र करना कह सकते हो, यूज करना कह सकते हो, है ना। सेंटर का एक और आर्ग्यूमेंट जिसमें कि इन्होंने किस बात का जिक्र किया है, भाई केंद्र सरकार, अब मानिए बीजेपी की सरकार है, बीजेपी है तो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व की विचारधारा लेकर चलने वाली पार्टी है, तो ये समलैंगिक विवाह इनके तो निश्चित रूप से दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो इसी को लेकर कहा गया है कि केंद्र सरकार का जो एक और आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर धार्मिक नियम और सांस्कृतिक वैल्यू को इन्होंने जिक्र किया है उस चीज का, अगेंस्ट रिकॉग्नाइजिंग सेम सेक्स मैरिजेस, किसके खिलाफ, कि भाई हम कैसे मान्यता दे दें समलैंगिक विवाह को। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है सरकार का, अब लेखक की बात क्या है, लेखक कह रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट जो है वो वीक है, इनएडिक्वेट और अपर्याप्त है। ये लेखक के विचार है, भी मेरे विचार नहीं है, ये लेखक जो लिख रहा है मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, नॉट सफिशिएंट, नॉट एनफ, ठीक है। एनफ जो होता है वो एडिक्वेट होता है। इट इज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब है वेस्ट, बिल्कुल यूजलेस, व्यर्थ। तो कह रहा है कि ये फ्यूटाइल है, ये वेस्ट है, ये यूजलेस है। क्या, आर्ग्यू करना, तर्क देना। क्या तर्क देना, दैट इट विल अंडरमाइन फेथ, कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये कमजोर करेगा। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन करना, कमजोर करना, किसको, विश्वास को। या फिर रोक, रोक का मतलब यहां पे डैमेज करना है, क्षतिग्रस्त करना है ना, नुकसान पहुंचाना है सामाजिक मूल्यों को। तो कह रहा है कि ये एक एकदम यूजलेस सी बात है अगर आप ये तर्क दे रहे हो कि इससे समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने से आपके सामाजिक मूल्य विकृत होंगे या आप फेथ को अंडरमाइन हो जाएगा, आपका जो मत है, आपका विश्वास, आपका धर्म है, आपकी परंपराएं हैं, उसको कमजोर कर देगा। तो ये कोई काम की बात है नहीं, ये लेखक के विचार। द मेयर फैक्ट, मेयर का मतलब होता है ओनली, एकमात्र जो तथ्य है, दैट मैनी पीपल कंसीडर मैरिज टू बी ए सैक्रामेंट। सैक्रामेंट का मतलब संस्कार, बैप्टिज्म कहलाता है, एक क्रिश्चियन लोगों के एक सेरेमनी होती है सैक्रामेंट, जिसमें नामकरण, संस्कार, और ये संस्कार बोल दीजिए। तो एकमात्र जो फैक्ट है, क्या फैक्ट, कि बहुत सारे लोग कंसीडर करते हैं, बहुत सारे लोग, मैनी जो है वो डिटर्मिनर है, पीपल है वो नाउन है, कंसीडर है वो वर्ब है, मैरिज यहाँ पे नाउन है। तो एकमात्र फैक्ट कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि विवाह क्या होना चाहिए, एक संस्कार या फिर एक पवित्र, होली मतलब पवित्र, यूनियन, बंधन, इज नॉट एनफ। अब ये जो फैक्ट है ना, ये पर्याप्त नहीं है, किसके लिए, कि आप इक्वल स्टेटस जो है, कि भाई समान लैंगिक, समलैंगिक जो विवाह हैं उनको भी आप बराबर का एक स्टेटस प्रदान करें, उसको इनकार करने के लिए आपका ये लॉजिक ही पर्याप्त नहीं है, कुछ और लॉजिक लेकर आओ। और टू अंडरमाइन इट्स इसेंशियल कैरेक्टर, या फिर इसका जो इसेंशियल कैरेक्टर है, इसेंशियल कैरेक्टर का मतलब हो गया जो इसका कहें कि इनहेरेंट, इनेट, जो एकदम स्वाभाविक एक जो इसका विशेषता है, उसको कमजोर करने की। एज ए सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट, कि आप सामाजिक या आर्थिक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो करेक्टर है इसका, किस रूप में, इस रूप में, इसको आप कमजोर कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है वेदर द रेमेडी, रेमेडी का मतलब उपाय होता है, सल्यूशन होता है। तो क्या जो उपाय है, टू टेक द फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस एंड इफ सो, तो कह रहा है कि किसका उपाय, कि ought टू टेक, whether the remedy ought to take the form, कि क्या जो उपाय है ought to take the form, तो क्या इस उपाय को, इस रेमेडी को रूप ले लेना चाहिए, फॉर्म ले लेना चाहिए, किसका, मान्यता का, कि आप समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दो। एंड इफ सो, यदि ऐसा है, वेदर इट शुड बी थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन, तो क्या ये न्यायिक हस्तक्षेप से होना चाहिए या फिर ये विधायिका की प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रश्न ये है, ये एक क्वेश्चन है। रेमेडी की वर्ब है वो ought टू टेक है, ठीक है। ought टू पूरा ही एक मॉडल है, इसकी वर्ब बाद में टेक लग रही है। फिर इसके अंदर इट है, इट की वर्ब शुड भी है। और दो चीज़ें जो हैं कि ये जो पूरा जो क्लोज दे रखा था कि क्या जो एक हल है इस चीज़ का, इसका जो उपाय है, क्या उसको रूप क्या इसको रूप लेना चाहिए कि आप इसको मान्यता प्रदान कर दोगे समलैंगिक विवाह को। और यदि ऐसा है कि आप मान्यता दे भी दोगे तो ये जुडिशियल इंटरवेंशन से होनी चाहिए या लेजिस्लेटिव एक्शन से।
ये जो पूरी कहानी है ना, इसकी वर्ब है इज। तो ये एक प्रश्न है। दैट द लेजिस्लेचर शुड बी इन्वॉल्व में इन लगता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो विधायिका है, विधानमंडल है, उसको शामिल होना चाहिए किस चीज में? ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन। ब्रिंग अबाउट का मतलब है लय आना, कॉज टू हैपन, घटित होने का कारण बनना। और एक दे रखा है आपको फार रीचिंग का मतलब होता है एक्सटेंसिव। फार रीचिंग का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव, विस्तृत, बहुत ही व्यापक, वाइड स्प्रेड। क्या कह सकते हो? वाइड स्प्रेड। तो कह रहा है कि क्या विधानमंडल को शामिल होना चाहिए बहुत ही व्यापक परिवर्तन लाने के लिए। दैट में इम्पैक्ट, वो बदलाव, कौन से बदलाव? दैट लगा के बताया, जो हो सकता है। में बताता है पॉसिबिलिटी, संभावना। वो बदलाव जो हो सकता है कि प्रभावित करे व्यक्तिगत जो कानून हैं, सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानून को। इज इंडीड एन एक्सेप्टेबल प्रपोजिशन, ये वास्तव में एक स्वीकार करने योग्य प्रस्ताव है। प्रपोजिशन का मतलब है प्रपोजल या ऑफर, प्रस्ताव, ठीक है। अब ये जो पूरी कहानी है ना, यहां तक, इसके लिए दैट लगा रखा है इसने। तो इस दैट की वर्ब इज है। इस दैट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब में इम्पैक्ट है, और लेजिस्लेचर की वर्ब है वो शुड बी इन्वॉल्व है। तो क्या विधानमंडल को शामिल होना चाहिए व्यापक परिवर्तन लाने के लिए? वो परिवर्तन जो हो सकता है कि सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानून को प्रभावित करते हों। ये जो बात है ये वास्तव में एक स्वीकार करने योग्य प्रपोजिशन है। एंड डिटर्मिनर है। एक्सेप्टेबल में देखो एबल आ रहा है तो एडजेक्टिव है, और प्रपोजिशन क्या है? नाउन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिव का जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल, तो एक जिम्मेदार सरकार, दैट वांट्स, जो चाहती है, टू ट्रीट दिस एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, कि आप इसे नीतिगत रूप में लेना चाहते हैं, पॉलिसी के मैटर में लेना चाहते हैं। एंड नॉट सीड का मतलब सरेंडर करना, और आप जगह नहीं देना चाहते न्यायालय को, वुड एक्ट ऑन इट्स ओन। तो वो सरकार तो क्या करेगी? अपने आप से काम करेगी। टू कंसिडर द राइट ऑफ एनी टू पीपल, कि कोई दो लोगों के अधिकार है उनको सोचेगी, विचारेगी उस पर। रिगार्डलेस ऑफ, जिसमें महत्व नहीं होगा। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब है कि उस बात में कोई लेना देना नहीं होगा जेंडर का। टू मैरी और फाउंड ए फैमिली, विवाह करने के लिए या परिवार को स्थापित करने के लिए। तो कोई भी जिम्मेदार सरकार, दैट रिलेटिव प्रोनाउन इस सरकार के लिए, इसकी वह वांट्स है। कोई भी जिम्मेदार सरकार जो चाहती है कि इसे ट्रीट करें नीतिगत रूप में, आप नीति के आधार पर ही आप विरोध कर रहे हो, तो इस रूप में अगर देखोगे और आप कोर्ट्स को इसमें दखल अंदाजी नहीं करने दोगे, सीड का मतलब यही है, सीड स्पेस का मतलब है कि आप जगह नहीं दे रहे हो उनको खेलने के लिए, तो फिर वो सरकार क्या करेगी? वो सरकार तो काम करेगी। वुड यहाँ पे इमेजिन करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो वो सरकार तो खुद से काम करेगी। किस चीज़ को लेकर? कंसीडर करने को लेकर। क्या कंसीडर करना है? किसी भी दो लोगों के अधिकार, उसमें जेंडर शामिल नहीं होगा। अधिकार किस चीज़ के? शादी करने का, या फिर फाउंड ये मत समझना कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, स्टैब्लिश करने की बात है, या परिवार को स्थापित करने के लिए। लेजिस्लेटिव इनएक्शन, विधायिका की जो निष्क्रियता है ऑन बर्निंग सोशल इश्यूज, ऐसे सामाजिक मुद्दों पर जो बर्निंग है, ज्वलनशील है, विल लेजिटिमाइज, ये निष्क्रियता वैध बना देगी। लेजिटिमाइज का मतलब है किसी चीज़ को कानूनी रूप दे देना, ठीक है, किसी चीज़ को वैलिड करार दे देना। एंड इनवाइट जुडिशियल इंटरवेंशन, और ये फिर न्यायिक हस्तक्षेप तो होगा ही, फिर ये न्यायिक हस्तक्षेप को आमंत्रित भी करेगी। लेजिस्लेटिव इनएक्शन की वर्ब है विल लेजिटिमाइज एंड इनवाइट, ये इसकी वर्ब है ना। तो अगर विधायिका की निष्क्रियता रही बर्निंग सोशल इश्यूज को लेकर, तो ये इनएक्शन क्या होगा? ये निष्क्रियता, ये जड़ता क्या करेगी? ये लेजिटिमाइज कर देगी, वैध बना देगी, और आमंत्रित करेगी किस चीज़ को? जुडिशियल इंटरवेंशन को, न्यायिक हस्तक्षेप को। तो ये था सब आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।